नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गुप्ता है, कंसल्टेंट कैंसर सर्जरी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दिनेश गुप्ता को कैंसर सर्जरी का एक विशेष अनुभव भी है, साथ ही एंडोस्कोपी कैंसर सर्जरी और ऑर्गन प्रिजर्विंग कैंसर सर्जरी का लंबा एक्सपीरियंस भी इनको है। लेकिन शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिससे चेत कर या फिर जिससे सजग होकर मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, हेड एंड नेक कैंसर के जो लक्षण हैं उसमें मुंह में या गर्दन में कोई गांठ का बनना, मुंह के अंदर कोई छाला जख्म बनना जो भर नहीं रहा है, उसके अलावा कोई भी दांत जो बिल्कुल नॉर्मल थे वो अचानक से लूज हो जाना धीरे धीरे, और दांतों की जो अगर कोई नकली दांत की फिटिंग होती है वो एकदम से फिट ना हो पाए, उसके अलावा मुंह से खून आना, उसके अलावा गर्दन में कोई भी गांठ का बनना, सांस लेने में तकलीफ होना, खाना निगलने में तकलीफ होना, आवाज़ में बदलाव आना, ये सब लक्षण जो हैं कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसका कुछ भी अगर कोई भी ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको चेकअप करके आपकी जांच करेंगे। कितना वक्त पूरे ट्रीटमेंट में लगता है या फिर पूरा जो इलाज का एक ड्यूरेशन होता है वो कितना हो सकता है? देखिए, पूरा जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तीनों मोडेलिटी के कॉम्बिनेशन से होता है। किसी पर्टिकुलर और साइट पे सर्जरी का बेटर रोल होता है और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बाद में दी जाती है। कुछ साइट्स पे रेडियोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि हम फेरिंग्स या लैरिंग्स की बात करें तो इनमें हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो, क्योंकि उससे हम उसका लैरिंग्स और फेरिंग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन अब जब इन साइट्स पे डिजीज़ एडवांस हो जाती है तो उस कंडीशन में लैरिंग्स और फेरिंग्स में भी सर्जरी करनी पड़ती है। इसके विपरीत मुंह के जो कैंसर होते हैं, जीभ के और बक्कल मिकोसा के, और उनमें अर्ली स्टेज में जो पहला ट्रीटमेंट है वो सर्जरी से किया जाता है, और सर्जरी के बाद जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आगे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जैसे थायराइड का कैंसर है वो सिर्फ सर्जरी से ही ट्रीटमेंट होता है, उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का रोल नहीं है। जहाँ तक ट्रीटमेंट के टाइम की बात है, अगर पेशेंट की सिर्फ सर्जरी होनी है तो वो 1 टाइम इवेंट है। पेशेंट के ऑपरेशन के बाद विद इन अ मंथ पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जिन केसेस में सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, उन केसेस में जो ये इलाज है वो 4 से 5 महीने तक चलता है। इसमें कोई उम्र वाली दिक्कत भी है कि या फिर एज के अकॉर्डिंग कुछ होता है? जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सभी के लिए जैसा होगा, एक ही प्रकार से रहेगा? देखिए, नॉर्मल पॉपुलेशन में ये बड़ा भ्रम है कि ज़्यादा उम्र में कैंसर का इलाज नहीं कराना चाहिए, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट की उम्र के हिसाब से ट्रीटमेंट में चेंज नहीं आता है। अगर पेशेंट मेडिकली फिट है ट्रीटमेंट के लिए तो वो चाहे 70-80 एज का हो या चाहे 50-60 एज का हो, हमारी तरफ से दोनों ट्रीटमेंट बराबर दिए जाते हैं। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले कुछ और फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे पेशेंट की जनरल कंडीशन, पेशेंट को कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है, जैसे उसको कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है, और वो उसके बाद ये देखा जाता है कि वो ट्रीटमेंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रहता है, क्योंकि रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है वो 1.5 मंथ चलता है और डेली आना पड़ता है। तो उसमें ये भी देखा जाता है कि पेशेंट उस ट्रीटमेंट के लिए डेली अप डाउन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जो शंकाएं हैं वो दूर होनी बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। शुरुआत में ट्रीटमेंट प्लान को लेकर, एज को लेकर जो तमाम अफवाहें भी हैं उस पर ध्यान ना दें। डॉक्टर दिनेश, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। ये कैंसर जब हो जाता है या फिर इसके बाद जब उपचार हो भी जाता है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी उपचार के बाद, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा डॉक्टर दीपांशु ने भी बताया कि हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग के समय यही कोशिश होती है कि मरीज की ज़िंदगी ऑपरेशन या इलाज के बाद भी नियर नॉर्मल रहे। उसमें पेशेंट नॉर्मली मुंह से खाना पीना चलता रहे, बोल सके और सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। तो हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ये चीज़ें को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर सकते हैं। फिर भी ऑपरेशन के बाद या रेडियोथेरेपी के बाद कुछ समय तक सांस लेने में तकलीफ रह सकती है, कुछ मुंह सूखा रहता है, कभी थोड़ा सा खाने में तकलीफ रहती है, तो उसके लिए हम कुछ टाइम तक लिक्विड डाइट पे पेशेंट को रखते हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ें टाइम के साथ नॉर्मल हो जाती हैं और पूरी रिकवरी हो जाती है। और इसके लिए नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कुछ खास या फिर विशेष विकल्प उपलब्ध हैं इस वक्त में? बिल्कुल। ऑपरेशन या पूरे इलाज के बाद सबसे पहले हम पेशेंट की डाइटरी काउंसलिंग करते हैं और डाइटिशियन को दिखाते हैं। कुछ समय के लिए ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी के ड्यूरेशन में
पेशेंट को हो सकता है सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखा जाए, तो इसके लिए डाइटिशियंस को कंसल्ट करके उसका एक डाइट चार्ट बनाते हैं जिसमें वो लिक्विड डाइट उसको एडवाइस करते हैं। फिर धीरे धीरे लिक्विड से सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट पे शिफ्ट होता है। ऑपरेशन के बाद कुछ पेशेंट्स को गले में स्टिफनेस रह सकती है, शोल्डर में, तो उसके लिए हम पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी को रेफर करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को देख के कुछ गर्दन की और मुंह की और शोल्डर की एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। वो पेशेंट को हम उनको रेगुलर करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें पेशेंट की ऑपरेशन या पूरे इलाज के बाद साइकोथेरेपी से एनालिसिस किया जाता है और पेशेंट के मन में जो भी भ्रांति है, जो भी भ्रम है, उनको दूर किया जाता है। ये सब मोडेलिटी हमारे यहाँ। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है। ऑपरेशन या इलाज के बाद कुछ समय तक पेशेंट की वॉइस में चेंज आ सकता है, तो जो कि हम स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा के धीरे धीरे उसकी नॉर्मलसी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो वहाँ पर व्यवस्थाओं की बात या फिर जो विकल्प ऑप्शन वहाँ पे तैयार किए गए हैं ऐसे मरीजों के लिए, उनकी बात आपने की। लेकिन और जो फॉलोअप का पूरा ड्यूरेशन है या फिर पूरा पीरियड है डॉक्टर दिनेश, ऐसे में जो एक पूरा रूटीन है या फिर वक्त वक्त पर जो चेकअप भी है, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि जांचें हैं, उसके लिए भी आपको पूरा कोऑपरेट करना होगा डॉक्टर्स के साथ, मरीजों को भी, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि कैंसर के इलाज के बाद वापस आने के चांसेस रहते हैं, तो मरीज को हम फॉलोअप में इसीलिए बुलाते हैं कि अगर रिकरेंस होती भी है तो हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकें और उसका कोई भी आगे का इलाज जो भी संभव है वो मरीज को बता सकें। इसीलिए ऑपरेशन या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बाद पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में बुलाया जाता है। इस दौरान उसकी सबसे पहले क्लिनिशियन के साथ कंसल्टेशन होती है, जिसमें पूरा एग्जामिन करते हैं जहाँ जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है और बाकी गर्दन को, कि कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा टाइम पे कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या पैट स्कैन, जैसा भी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा पेशेंट्स जिनको रेडियोथेरेपी लगती है उनको थायराइड का टेस्ट किया जाता है, TSH, क्योंकि रेडिएशन से थोड़ा थायराइड पे असर पड़ता है, तो वो देखने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स की कोई भी सिम्टम्स है, कोई भी कंप्लेंट है, उसके हिसाब से और जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को हम कुछ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इन सब के बारे में भी काउंसिल करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं कि पेशेंट रेगुलर कर रहा है कि नहीं, और अगर वो उसने बीच में रोक दिया तो हम उसको दोबारा इन्फोर्स करते हैं कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, जॉ स्ट्रेचिंग करे, नेक की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज रेगुलर रखे। बिल्कुल, और थोड़ी सी भी लापरवाही ना हो इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर गैप आएगा तो उस और दिक्कतें सामने आ सकती है। हेड एंड नेक कैंसर को लेकर जो मिथक चल रहे हैं या फिर चलते रहते हैं, भ्रांतें जो चलती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उस पर किस तरीके से ध्यान नहीं देना चाहिए जो मरीज हैं या फिर जो उनके फैमिली वाले हैं? देखिए, कैंसर का शक होते ही पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट करता है। कैंसर कंफर्म करने के लिए सबसे पहला टेस्ट है बायोप्सी, क्योंकि एक ही साइट पर अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं जिनका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। इसलिए हमें कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बायोप्सी बहुत ज़रूरी होती है। पर पेशेंट का सबसे पहला भ्रम तो यही होता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है कि कोई हम FNAC या ट्रूकिट बायोप्सी या बायोप्सी कर रहे हैं तो उससे कैंसर फैल जाएगा। वो कैंसर अपनी स्पीड से बढ़ ही रहा है, अगर हम उसके बायोप्सी नहीं करेंगे तो भी कैंसर बढ़ेगा ही। दूसरा, पेशेंट का जो सबसे कॉमन मिथ है जो हमारी पॉपुलेशन में, वो ये है कि ऑपरेशन करने से कैंसर फैल जाएगा। उनका एक ही लाइन होती है कि एक बार छिड़वा लिया तो ये सारे शरीर में फैल जाएगा। अगर ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से किया जाए, लिमिटेड डिजीज को हम कैंसर का इलाज ऐसे करते हैं कि वो जड़ से खत्म हो जाए, कुछ उसकी बीमारी कैंसर की ना रहे मरीज में। तो अगर ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से किया जाता है तो ये ऑपरेशन से नहीं फैलता। कुछ कंडीशन में जब बीमारी एडवांस हो जाती है और उस कंडीशन में अगर ऑपरेशन के दौरान बीमारी रह जाती है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि बीमारी वापस मरीज को आ जाए। लेकिन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सेंटर पे आप ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन से बीमारी नहीं फैलती। इसके अलावा कुछ मरीजों में मिथ होता है कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं लगवानी चाहिए, इससे शरीर की हालत खराब हो जाएगी, हम झेल नहीं पाएंगे। आजकल जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं बड़े सेफ हो गए हैं। कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। इसलिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी से घबराना नहीं चाहिए। एक जो सबसे बड़ा मिथ है कि कैंसर कंटेजियस हो सकता है, यानी कि कैंसर छूने से फैल जाएगा। कुछ लोग आके पूछते हैं कि जैसे हमारे रिलेटिव को हुआ है तो हम उनके पास ना जाएं या उनको टच ना करें। ऐसा नहीं है, कैंसर कंटेजियस बीमारी नहीं है। ये मरीज के साथ रहने से, एक ही घर में या साथ ट्रेवल करने से,
बीमारी नहीं संपर्क फैलती में है, आने से नहीं फैलेगा। नहीं फैलती। हाँ, और इसको लेकर पॉजिटिविटी होनी भी बहुत ज़रूरी है, वो फैमिली में भी और खुद मरीज में भी। कैंसर से आजकल बहुत सारे लोग इससे पीड़ित भी हैं और कई मरीज भी हैं जिनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, या फिर जानकारी के अभाव में परेशानी और बढ़ जाती है और फिर दिक्कतें और शुरू हो जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप लक्षणों को पहचानें, कारणों को जानें और उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास आप जाएं, उनसे ही कंसल्ट करें। इसी के साथ ही हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।